सबसे पहले न्यूज़ है आज की कि द 5th एडिशन ऑफ यूथ कोलैब वॉज लॉन्च्ड ऑन December 15, 2022. Youth Collab is an initiative launched in 2019 by UNDP India in partnership with Atal Innovation Mission and Niti Aayog. Youth Collab was co-created in 2017 by UNDP and the City Foundation Youth Collab. यूथ कोलैब क्या है? इज़ ए मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लेवल रिस्पॉन्स टू टैकल दी challenges young people face by positioning youth at the forefront in finding solutions to global challenges, tackling sustainable development goals. तो यूथ कोलैब का एम क्या है? इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ कॉमन एजेंडा फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एंड एम्पावर यूथ to accelerate implementation of the sustainable development goals through leadership, social innovation and entrepreneurship. अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5. टाइप क्या है? ये कौन सा टाइप है इसकी? इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल. वॉर हेड कितना कैरी कर सकती? इट कैन कैरी बोथ न्यूक्लियर एंड ट्रेडिशनल वेपन्स. रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर. ठीक है. इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड कैन रीच मोस्ट पार्ट्स ऑफ चाइना, मेकिंग इट द मेन स्टे ऑफ इंडियाज ट्रायड टू डिलीवर न्यूक्लियर वेपन्स. इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय अग्नि 5 को जो है इंडिया में ही बनाया है DRDO ने. विद द अग्नि 5 इंडिया ज्वाइंस एन इलाइट क्लब ऑफ. ठीक है. अग्नि 5 के साथ जो है इंडिया ने जो है 5000 किलोमीटर तक की न्यूक्लियर केपेबल, ठीक है, मारक क्षमता की मिसाइल बनाने में किस कंट्री को ज्वाइन किया हुआ है? USA को, रशिया को, यूनाइटेड किंगडम को, फ्रांस को और चाइना को. ठीक है. विच बोस्ट दी ICBM कैपेबिलिटीज़. ठीक है. इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ किन किन कंट्रीज़ के पास है? इंडिया, USA, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना. इन 6 कंट्रीज़ में. ठीक है. अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि चाइना हैज़ रिसेंटली सेट अप ए रोप वे नियर दी टोरसा नाला नियर डोकलाम and is strengthening roads and other infrastructure along the entire eastern sector. डोकलाम और डोंगलांग इन चाइनीज़. ठीक है. डोंगलांग की हम चाइनीज़ में बोलते हैं. इज़ एन एरिया स्प्रेड ओवर लेस दैन 100 स्क्वायर किलोमीटर कंप्राइजिंग अ प्लेट्यू एंड वैली एट अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, भूटान एंड चाइना. It is surrounded by the Chumbi Valley of Tibet, Bhutan's Ha Valley and Sikkim. Doklam is strategically located close to the Siliguri corridor which connects mainland India with its northeastern region, northeast India. ठीक है. India and China have mutually agreed disputed areas and areas of differing perception along the 3418 kilometer long LAC. फॉर इंस्टेंस इन ईस्टर्न लद्दाख. ठीक है. तो इंडिया ने जो 3488 जो है, ठीक है, एग्री करा हुआ कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, एंड एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, ठीक है, किलोमीटर अलॉन्ग LAC. कितना किलोमीटर अलॉन्ग LAC? 3488. फॉर एग्जाम्पल इन ईस्टर्न लद्दाख देर आर 2 म्यूचुअली एग्रीड डिस्प्यूटेड एरियाज, ट्रिग हाइट्स एंड डैमचौक, while there are 10 areas of differing perception. Similarly, Yangtze is one of the 8 major friction points in the eastern sector. ईस्टर्न सेक्टर में कौन सा? Yangtze जो है वो एक मेजर पॉइंट है फ्रिक्शन का. ठीक है. अब नेक्स्ट न्यूज़ आती है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट. ठीक है. तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड are discussing ways to protect the small rivers in large river basins. Theme क्या है? Restoration and conservation of small rivers in a large basin with emphasis on the select aspects of mapping and convergence of 5 P's. 5 P क्या है? People, Policy, Plan, Program and Project. ठीक है. अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि the 16th edition of the exercise सूर्य किरण will be conducted at Nepal Army Battle School, Saljhandi and continue up to 29 December 2022. एन इंडो नेपाल जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है. ठीक है. सूर्य किरण क्या है? एक इंडिया और नेपाल की जॉइंट आर्मी
ट्रेनिंग एक्सरसाइज है. इट इज़ कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विद द एम टू enhance interoperability in jungle warfare and counter-terrorism operations in mountainous terrain and humanitarian assistance and disaster relief under United Nations mandate. Next news है, the nation is celebrating Vijay Diwas on December 16 to commemorate India's victory over Pakistan in 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार. ठीक है, तो विजय दिवस कब आता है? 16 दिसंबर को. क्यों आता है? क्योंकि इंडिया ने 1971 में हम क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बना दिया गया बांग्लादेश. ठीक है, तो बांग्लादेश लिबरेशन वार पे इंडिया जो है विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर को. 8 months after the war, in August 1972, India and Pakistan settled the शिमला एग्रीमेंट. ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट जो 8 महीने बाद हुआ था. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया ने क्या एग्री करा कि जो 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वार हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए. 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वार शैल बी वर रिलीज्ड. अब नेक्स्ट है कि observing that the courts should not show leniency towards corrupt public servants, the Supreme Court ruled that direct evidence of demand and acceptance of the bribe is not necessary to prove guilt under the Prevention of Corruption Act, and a person can be convicted on the basis of circumstantial evidence. The Prevention of Corruption Act 1988, henceforth referred to as PCA, came into force on 9th September 1988. PCA was aimed at making anti-corruption laws more effective by widening their coverage and by strengthening the provisions to make the overall statute more effective. PCA has enlarged the scope of the definitions such as public duty and public servant. PCA has shifted PCA 1988 Prevention of Corruption Act 1988 has shifted the burden of proof from the prosecution as mentioned in the CRPC to the accused who is charged with the offence. The provisions of the act clearly state that the investigation is to be made by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police. The PCA 1988 covers corrupt acts such as bribe, misappropriation, obtaining a pecuniary advantage, possessing assets disproportionate to income and the like. अब नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018. The Amendment Act attempted to bring the Prevention of Corruption Act in line with the United Nations Convention Against the Corruption 2005, which was ratified by India in 2011. हाईलाइट्स क्या हैं PCA अमेंडमेंट एक्ट 2018 के? तो इसके हाईलाइट्स हैं कि डेफिनेशन ऑफ अनड्यू एडवांटेज. The Amendment Act has defined undue advantage to mean any gratification other than legal remuneration that a public servant is permitted to receive. Persons liable for offering a bribe to public servants. ठीक है, previously the Prevention of Corruption Act did not contain a separate provision for a person who gives or promises to give an undue advantage. However, the Amendment Act of 2018 makes giving an undue advantage by a person to a public servant a specific punishable offence. Offering of bribes by commercial organizations. ठीक है, it provides that if a commercial organization commits any of the offences listed out in the Prevention of Corruption Act with the intention to obtain or retain business or obtain or retain an advantage in the conduct of its business, then such commercial organization shall be punished. Next है prior sanction for investigation and prosecution. The Prevention of Corruption Act required prior sanction of the appropriate government for prosecution of serving public officials. The Amendment Act extends this protection of requirement of prior approval to investigation prior to prosecution. Attachment of property. The Amendment Act 2018 has provided for application of the Prevention of Money Laundering Act 2002 and the Criminal Law Amendment Ordinance 1944 for attachment and administration of property procured by means of an offence under the Prevention of Corruption Act.
enhancement of punishment has been increased from a minimum imprisonment term of 6 months to 3 years and for a maximum of 5 years to 7 years. तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दी? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि even if the direct evidence of the complainant is not available owing to the death or other reasons, there can be conviction of the public servant under the Prevention of Corruption Act if the demand for illegal gratification is proved through circumstantial evidence. The bench held that a court can convict a corrupt official for demanding and accepting bribe even in a case in which witnesses, including the complainant, turn hostile and backtrack from their earlier statements that bribe was demanded. The bench said the court can rely on statement of other witnesses to prove the guilt. अब नेक्स्ट न्यूज़ है, द राज्यसभा रिसेंटली पास द Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders Second Amendment Bill 2022, which seeks to give SC status to the Gond community in 4 districts. That is 4 districts of UP. They are Sant Kabir Nagar, Sant Ravidas Nagar, Kushinagar and Chandauli. तो शेड्यूल ट्राइब टैग देने का इंडिया में प्रोसीजर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज़ अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर may notify the scheduled tribe in relation to that state or union territory. The parliament may by law include or exclude from the list of scheduled tribe specified in the notification issued. The process क्या है? Process है कि it begins at the state or the union territory level with the concerned government seeking the addition or exclusion of a particular community from the SC/ST list. Following this, the proposal is sent to the Union Ministry of Tribal Affairs, which sends it to the Registrar General of India after examination. Once approved by the Registrar General of India, the proposal is sent to the National Commission for Scheduled Tribe, following which the proposal is sent back to the Union Government, which introduces it in the Cabinet for final approval after interministerial deliberations. ठीक है, the final decision rests with the President's office issuing a notification specifying the charges under the powers vested in it from Article 341 for Scheduled Caste and 342. The inclusion or exclusion of any community in the SC/ST list come into effect only after the President assents to the bill that amends the Constitution ST's Order 1950 after it is passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. तो क्राइटेरिया क्या है प्रोसेस को बिगिन करने का? टू एस्टैब्लिश वेदर कम्युनिटी इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, द गवर्नमेंट लुक्स एट सेवरल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग इट्स इथनोलॉजिकल ट्रेट्स, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड बैकवर्डनेस. सो हाउ मैनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर देयर ऑफिशियली? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 का सेंसस क्या बोलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंस्टिट्यूट 6%, यानी कि लगभग 10 करोड़ से ऊपर ऑफ द पॉपुलेशन. एंड देयर आर 705 एथनिक ग्रुप्स लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342. वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, गॉन्ड्स आर द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप. ठीक है, जो गॉन्ड्स जो हैं वो द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है. कहाँ पे स्प्रेड है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो एक बार ऑर्डर समझ लेते हैं कि SC/ST स्टेटस कैसे मिलता है. तो सबसे पहले स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो कंसर्न होगी वो प्रपोज करेगी. ठीक है, जो कि हम जो इस पर्टिकुलर ट्राइब को, जो इस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, इसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब देना चाहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर लाना चाहते हैं. फिर वो प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ जाएगा. फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसे देख करके जब पास करेगी तो वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पास करेगी. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब अप्रूव कर देगा उसे, तो उस प्रपोजल को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को भेजा जाएगा. ठीक है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसे यूनियन गवर्नमेंट को भेजेगी. यूनियन गवर्नमेंट जो है यूनियन कैबिनेट के थ्रू उसको डिस्कस करेगी और प्रेसिडेंट के ऑफिस को भेज दिया जाएगा उसके बाद. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिस के भेजने के बाद जो उसको, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस ऑर्डिनेंस या बिल को पास किया जाएगा. ठीक है, और एंड में जब लोकसभा और राज्यसभा पास कर देंगी तो आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देंगे, असेंट प्रोवाइड कर देंगे अपनी, तो
वो जो कम्युनिटी है उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, एक और बात, गोंड को यहाँ पे देने की बात की है पिछले थोड़े दिनों पहले, 3-4 महीने पहले हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में हट्टी कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि अकॉर्डिंग टू द IMF प्रेस रिलीज, बांग्लादेश विल रिसीव इकोनॉमिक असिस्टेंस वर्थ $4.5 billion from the institution. Last month, Bangladesh reached out to the IMF seeking help. This is a significant reversal for an economy that overtook India's in terms of per capita income in 2020 on the back of robust economic growth for the better part of the last 2 decades. And especially since 2017, Bangladesh's robust economic recovery from the pandemic has been interrupted by Russia's war in Ukraine. ठीक है, तो यूक्रेन की वॉर ने इम्पैक्ट करा हुआ है। This led to a sharp widening of the current account deficit, rapid decline of the foreign exchange reserves, rising inflation and slowing growth. इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? India hit by the pandemic, the war in the Ukraine and the tightening monetary policy of the Federal Reserve, India's neighboring economies, including Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh, are now faced with soaring debt and high inflation. The weakening economy in these countries will have geopolitical consequences as well, given both India and China as creditors and critical trade partners would want to increase their strategic leverage. The weakened economies could soon become a battleground for the strong economies to settle their diplomatic scores and exercise their geopolitical might. Also, a serious disruption in the livelihoods and hopes of the people of neighboring countries might act as a fertile ground for terrorism to increase its presence. Next news है consumer related. The Central Consumer Protection Authority (CCPA) has sought explanation from the e-commerce player Flipkart regarding sale of acid on its online platform. As per an analysis of the National Crime Records Bureau data (NCRB) data, 14 cases of acid attacks were reported per month across the country in 2021. ठीक है, तो NCRB क्या बोलता है कि 2021 में ऑन एन एवरेज हर महीने 14 एसिड अटैक के केसेस आए हैं पूरी इंडिया में। ठीक है, अब the number of reported cases saw some decline over the years. However, not all these cases go to trial. While the conviction rate remains low, the acquittal rate remains considerably high in the country. In 2021, in only 3 cases, there was a conviction of the accused, while in 11 cases, the accused was acquitted. Over-the-counter sale is banned in India. The Supreme Court banned over-the-counter acid sales across the country in 2013. ठीक है, over-the-counter sale of acid is prohibited unless the seller maintains a log or register recording the sale of acid, which will contain the details of a person to whom acid is sold and the quantity sold. The log or register shall contain the address of the person to whom it is sold. After the landmark verdict in Lakshmi Agarwal's case in 2013, the Supreme Court also laid out certain guidelines making license mandatory for selling acid. Registration of shops. ठीक है, तो shops need to be registered under the Poison Act 1919. Poison Act 1919. Poison Act 1919. Rules are there for the buyer as well. A person has to provide an ID card to buy acid and disclose the reason for doing so. Moreover, acids can't be sold to anyone below 18 years of age. Those violating rules need to pay a fine of ₹50,000. Unfortunately, in India, there was no separate legislation to deal with acid attacks before the passing of the Criminal Law Amendment Act 2013. The Criminal Law Amendment Act 2013 inserted sections 326A and 326B in the IPC to deal with acid attacks. ठीक है, in July 2022, the Allahabad High Court said that the charge under section 326A of the IPC can be framed against the accused even if no grievous hurt
हैज़ बीन कॉज टू द एसिड अटैक सर्वाइवर। ग्रीवियस हर्ट टू एन एसिड अटैक सर्वाइवर इज़ नॉट मैंडेटरी इन ईच केस। ठीक है, अगर कोई जिसके ऊपर एसिड अटैक किया है, अगर उसको कोई माना जानलेवा या बहुत गहरी चोट नहीं लगी एसिड की वजह से, तब भी हम उस केस को जो है, ठीक है, कंसीडर करेंगे। ठीक, ग्रीवियस हर्ट टू एन एसिड अटैक सर्वाइवर इज़ नॉट मैंडेटरी इन ईच केस। A 17-year-old girl was attacked with acid on her way to school in the Dwarka area of West Delhi. CCPA Central Consumer Protection Authority was established. CCPA क्या है? CCPA was established under the Consumer Protection Act 2019 to promote, protect and enforce the rights of consumers as a class. Central Consumer Protection Authority is empowered to conduct investigations into violation of consumer rights and institute complaints or prosecution, order recall of unsafe goods and services, order discontinuation of unfair trade practices and misleading advertisements, impose penalties on manufacturers, endorsers, publishers of misleading advertisements। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।